नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर। इस समय दुनिया पर जो सबसे बड़ा संकट है, वो ईरान और इज़राइल के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है, उसकी वजह से है। बहुत सारा जान-माल का खतरा हुआ है और दोनों तरफ से ईरान और इज़राइल दोनों ने एक-दूसरे के ऊपर गोलाबारी, बमबारी, मिसाइल छोड़ना ये सब शुरू किया है और आज भी सुबह कुछ ऐसी ही तस्वीरें ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाते हुए सायरन सुनाई पड़े। लेकिन क्या इस लड़ाई को अवॉइड किया जा सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि देखिए मैं मध्यस्थता करूँगा और मैं मध्यस्थता करके इन दोनों देशों के बीच की जो जंग है, उसको रोकने की कोशिश करूँगा। उन्होंने तो ये तक दावा किया कि जो ईरान के लीडर हैं आयतुल्लाह ख़ोमेनी, उनकी हत्या इज़राइल कर देता, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर इज़राइल रुक गया। लेकिन क्या वाक़ई में इज़राइल सही मायनों में डोनाल्ड ट्रंप की बात मानने के लिए तैयार है? वो तो ये चाहता है कि अमेरिका उसके साथ आ जाए इस जंग में, लेकिन अमेरिका पता नहीं कितना साथ देगा। लेकिन इस बीच चाइना ने भी इस जंग को रोकने की बात कर दी है। मैं भी थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी तो उन्होंने तेल अवीव और तेहरान दोनों से रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज़ इन टेंशन्स को कूल डाउन करें। तो अब ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप इस अ, शांति वार्ता को लेकर आएँगे या फिर चाइना लेकर आएगा या इन दोनों के बीच का कॉम्पिटिशन ऐसा होगा कि नेतन्याहू जो भी चाहेंगे वो करेंगे? ये सब को लेकर इस समय बहुत बड़ी चर्चा है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान और इज़राइल के बीच का युद्ध ऐसा लग रहा है कि विश्व के तीसरे युद्ध जो वर्ल्ड वॉर 3 है, उसकी तरफ आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। क्या इसको लेकर समाधान मिल पाएगा? आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रोफ़ेसर आफ़ताब कमाल पाशा इस समय जुड़ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों के एक्सपर्ट हैं और डिप्लोमैट भी हैं। प्रोफ़ेसर पाशा आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और सर सबसे पहली बात तो ये कि बहुत ही गंभीर तरीके से और बहुत उग्र तरीके से जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं ईरान और इज़राइल के बीच में, वो क्या दर्शाता है? क्या दोनों देश कोई भी लक्ष्मण रेखा बनाएँगे अपने लिए या फिर इसी तरह से बिना लक्ष्मण रेखा वाला युद्ध चलेगा, जो जैसे चाहेगा वहाँ पर अटैक करेगा? अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आ रही थी, मैं कहीं पढ़ रही थी कि सिविलियन टारगेट्स को भी अब बोला जा रहा है कि वो सिविलियंस को भी टारगेट करेंगे और किस दिशा में ये जा रहा है ईरान और इज़राइल का युद्ध अभी? देखिए, जब ये हमास का हमला इज़राइल पे हुआ अक्टूबर 2023 में पूरी दुनिया ये मान के चल रही थी कि ये आतंकी हमला है और इसको इज़राइल को हक है कि इस मुंह तोड़ जवाब दे फ़लस्तीनियों को और जो भी कुछ कर रहा था, कुछ हद तक जायज़ मान रहे थे। लेकिन जब हज़ारों की तादाद में फ़लस्तीनियों को मार दिए इज़राइली फ़ौज ने, तो धीरे-धीरे इज़राइल के खिलाफ जो है खुद अमेरिका में और यूरोप में और पूरी दुनिया में उसके खिलाफ अपोज़िशन हुआ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से अरेस्ट वारंट भी आया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में साउथ अफ्रीका और 20 देशों से ज़्यादा इज़राइल के खिलाफ कंप्लेंट लिखे और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, जनरल असेंबली में भी रेज़ोल्यूशंस पास हुए। लेकिन जो है इज़राइल मानने को तैयार नहीं था। तो मेरा मानना ये है कि इज़राइल जो लगातार जो जंग लड़ रहा है और नेतन्याहू का कहना है कि हम बंधकों को वापस लेंगे और हमास को खदेड़ देंगे और उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो हिजबुल्लाह पे लेबनान में अटैक किया, सिविलियंस को हज़ारों के मार दिए गए और उसके बाद हूतियों पे भी अटैक हुआ, वहाँ भी हज़ारों के मारे गए। तो जो नेतन्याहू और इज़राइल कर रहा है, एक के बाद जो है देशों पे हमला हो रहा है, वहाँ के लोगों को मार दिया जा रहा है। अब चूँकि ईरान पे भी हमला हुआ है, तो ये नेतन्याहू समझते थे कि ये और देश है जो इज़राइल की फ़ौजी ताकत से दब जाएगा और वहाँ रेजिम चेंज हो जाएगी और घुटने टेक देगा ईरान। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ईरान जो है बहुत पुराना देश है और बहुत ताकतवर है और उसके पास हथियार हैं और पिछली बार 2 बार इज़राइल पे हमला किया था उसने, जवाबी हमला जिसमें काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था इज़राइल में। तो अब चूँकि अनप्रोवोक्ड है, ईरान ने कोई गलती नहीं की, धमकी नहीं दी, इज़राइल पे हमला नहीं किया, हालाँकि उसके साथी जो है लेबनान से, हमास से और
इराक से और यमन से ईरान पे इज़राइल पे हमला किया, लेकिन डायरेक्टली जो है ईरान इज़राइल पे हमला नहीं किया था या धमकी नहीं दिया था। उसके अपोजिट में नेतन्याहू पिछले कई सालों से ईरान को जो है दोषी ठहरा रहे हैं और न्यूक्लियर वेपन्स बनाने का ये एलिगेशन है, उसको पूरी दुनिया में फैला रहा है, यूनाइटेड नेशंस में भी। तो नेतन्याहू का मकसद ये था कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स को, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म कर दिया जाए और वो मानते थे कि इज़राइल अपने आप ये कर नहीं पाएगा, इसमें अमेरिका का सपोर्ट चाहिए। तो उसने तो ईरान पे हमला शुरू कर दिया, लेकिन अब जवाबी हमले हो रहे हैं, तो इज़राइल को अब पता चल रहा है कि उसने बहुत बड़ी गलती की और वो अमेरिका को इसमें शामिल करना चाहता है, किसी भी तरह। देखिए, ये अमेरिका में 2 पावर सेंटर्स बन गए हैं। एक तो इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प हैं कि उनके पॉलिसी को लोगों ने पसंद किया और उनको इलेक्ट किया। लेकिन उनके पीछे जो है डीप स्टेट जिसमें ये सीआईए है और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है, वॉल स्ट्रीट है और कई तरीके से लोग जुड़े हुए हैं इस पर डीप स्टेट में, नियोकॉन्स वगैरह सब। ये चाहते हैं कि इज़राइल को बरकरार पावर दिया जाए, फ्री हैंड दिया जाए और ईरान को खत्म कर दिया जाए और उनका एजेंडा है रेजिम चेंज। रेजिम चेंज का मतलब ये आयतुल्लाह की इस्लामिक रेजिम को 79 से जो पावर में है, ये खतरा मानते हैं इज़राइल को और उनकी दोस्ती रूस और चीन के साथ उनको पसंद नहीं है। चूँकि वो अपनी पॉलिसी में यूक्रेन के ज़रिए रशिया को हरा नहीं सके, सैंक्शंस लगा के कमज़ोर नहीं कर सके और उसके टुकड़े नहीं कर सके, जैसा अफ़गानिस्तान में मुजाहिदीन को सपोर्ट करके सोवियत यूनियन का खात्मा करे। तो उस तरीके से नहीं हुआ। एक और नई पॉलिसी इज़राइल के थ्रू ईरान पे हमला करने की वो कर रहे हैं और डोनाल्ड ट्रम्प जो है इन दोनों के बीच में पकड़े गए हैं, डीप स्टेट और वो क्या चाहते हैं अमेरिका, मेक अमेरिका ग्रेट और गोल्डन एरा वगैरह-वगैरह। क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रम्प जानते हैं कि असली प्रॉब्लम्स क्या हैं अमेरिका के और वो जानते हैं कि अगर इसमें जंग में शामिल हो जाता है, जैसा इज़राइल और नेतन्याहू चाहते हैं, उसकी और प्रॉब्लम्स गंभीर हो जाएँगे। क्योंकि 2003 में जब वो सद्दाम हुसैन को हटाया, इराक पे हमला किया, तो उनको कुछ हासिल नहीं हुआ वहाँ से, क्योंकि वो बेबुनियाद थे, वो डब्ल्यूएमडी के एलिगेशंस वगैरह। तो अब ये भी जो है एलिगेशन कि ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा और खतरा होगा, ये इज़राइल का इमेजिनेशन है और ट्रैप है अमेरिका के लिए, इस क्षेत्र में दोबारा खींचने के लिए और अमेरिकन सोल्जर्स को भेजने के लिए। तो ये मेरे ख़्याल से गलत पॉलिसी है और ये डीप स्टेट अभी तक उसको अचीव नहीं किया है, तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रम्प बार-बार कह रहे हैं कि हम बातचीत करेंगे ईरान से और डिप्लोमेसी से इसको सॉल्व करना है। लेकिन जो लोग इज़राइल को सपोर्ट करते हैं, जैसा ज़ायनिस्ट लॉबी है और इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है और नियोकॉन्स हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ये आप इसमें इन्वॉल्व होके इज़राइल का सपोर्ट करिए और ईरान को जो भी बचा है उसको खत्म कर दीजिए, वहाँ रेजिम चेंज अपने आप हो जाएगा। रेजिम चेंज का मतलब ये है कि आयतुल्लाह की हुकूमत को गवर्नमेंट को सिर्फ वहाँ से हटाना नहीं है, लेकिन पूरा कब्ज़ा करना है, जैसा उन्होंने बशर अल-असद को सीरिया में हटा के अपना कब्ज़ा कर लिया है। अब सीरिया के प्रेसिडेंट जो है, जो भी अमेरिका और इज़राइल बोलता है, वो मानने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि पिछले 4 दिनों से इज़राइली जहाज़ जो ईरान पे बमबारी कर रहे हैं, ये सीरिया की एयर स्पेस में जो होते हुए जा रहे हैं और लौट रहे हैं और रिफ्यूलिंग भी वहीं पे हो रहा है। तो इसी तरह ईरान को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं। पहला तो ईरान से जो तेल और गैस चीन को जाती है, उसको खत्म करना चाहते हैं और ईरान पे कंट्रोल करके जो है रशिया को सेंट्रल एशिया से कमज़ोर करना चाहते हैं, क्योंकि यूक्रेन से नहीं हुआ। तो और चीन को भी कमज़ोर करना चाहते हैं, उसका ईंधन और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को इस्तेमाल करके। तो इसमें जो है डोनाल्ड ट्रम्प फँस गए हैं। किस हद तक वो क्या करना चाहते हैं, वो अभी आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उनका गंभीर संकट है, क्योंकि अभी तक उन्होंने सिर्फ 2 कदम उठाए हैं। एक तो सेंट्रल कमांड से सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन इज़राइल को दे रहे हैं
दूसरा जो है उनके एंटी एयरक्राफ्ट एंटी मिसाइल के जो बैटरीज हैं, पैट्रियट वगैरह, इराक में, सीरिया में और दूसरे खाड़ी के देशों में, वो ईरान के मिसाइल जो इसराइल जा रहे हैं उसको मार गिरा रहे हैं। बहुत सारे 200 में से कम 160-65 मार गिरा है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है इजराइल के लिए, अमेरिका जो कर रहा है। तो बाकी कुछ जो ईरानियन मिसाइल गए उस पे उसका हमला जो है डिस्ट्रक्शन काफी हुआ है इजराइल में, और वो बेचैन है कि ये अगर सिलसिला जारी रहा नहीं, लेकिन ये आशा, अमेरिका कितना सफल हो पाएगा? अगर आपने जैसा कहा कि डीप स्टेट और जो कुछ जायनिस्ट लॉबी है और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स वाली जो लॉबी है, वो ये चाहती है कि आयतोल्ला खुमेनी का जो रेजीम है वो ईरान से खत्म हो जाए और वहां पर रेजीम चेंज हो जाए। तो क्या इस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो पाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप उस हद तक जाकर और ईरान को खत्म कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप पर्सनली चाहते हैं कि वो अमेरिका इस जंग में शामिल हो, क्योंकि उनको पता है खतरा। इसमें 3 खतरे हैं। एक तो अमेरिका के अड्डे हैं 12 इस क्षेत्र में, 6 खाड़ी के देशों में और इराक मिला के। तो यहाँ कम से कम 50 से 60 हजार अमेरिकी फौजी हैं। कुछ को हटा लिया गया है, फैमिलीज को वगैरह, लेकिन काफी बड़ी तादाद में वो हैं। ये अगर ईरान रेस्पॉन्ड करता है या उनके साथी जो इराक में हैं वो रेस्पॉन्ड करते हैं, तो ये फर्स्ट कैजुअलिटी होगी बड़ी तादाद में अमेरिकन की। दूसरा जो है, इस पूरे एरिया में उनके असेट्स जो बोलते हैं वो हवाई जहाज हैं, एवैक्स हैं, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स हैं, पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम है और पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है इस पूरे क्षेत्र में। तो उसको काफी जो है नुकसान पहुंचा सकता है ईरान और उनके साथी जो इराक में है। तो ये स्ट्रक्चर जो है सिर्फ अमेरिका की दिफा के लिए नहीं है, इन खाड़ी देशों के स्टेबिलिटी के लिए, सिक्योरिटी के लिए है। अगर वो अमेरिकन प्रेजेंस कमजोर हो जाता है, तो उसके बाद जो है दूसरा निशाना ईरान का ये पूरे खाड़ी के देश होंगे, जो कि अमेरिका की सिक्योरिटी डिपेंडेंस पे हैं ये। जैसा पिछली बार एडमिनिस्ट्रेशन में, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रंप ने रियाद में आके विजिट करके दोबारा वापस घर गए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका सऊदी अरब की मोनार्की को 1 हफ्ता भी सपोर्ट नहीं करेगा, तो उसका तख्ता पलट दिया जाएगा। बोलकर इतना डिपेंडेंस है ये खाड़ी के देश अमेरिका के ऊपर। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर अमेरिका के बेसिस अड्डे ये कमजोर हो जाते हैं और अमेरिका मजबूरी से वहां से हटता है, तो दूसरा निशाना जो है ये पूरे 6 मोनार्कीज होंगे, एक के बाद जो है पैक ऑफ कार्ड्स के तरह वो गिर जाएंगे। तो अमेरिका ये परेशान है और खाड़ी देश भी दिन रात दबाव डाल रहे हैं ट्रंप के ऊपर और नेतन्याहू के ऊपर कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म करो, क्योंकि ये दायरा अगर बढ़ गया है तो उनके रेजिम्स भी, मोनार्कीज भी बहुत खतरे में है बोल के। हाँ, ये खाड़ी के देश जो है सिर्फ नेतन्याहू अमेरिका से प्लीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो चीन और रूस से भी राब्ता रखे हैं, लिंक्स रखे हैं, और इनको भी, दोनों देशों से भी आग्रह कर रहे हैं कि आप भी इंटरवीन होके इस जंग को रोकिए बोल के। लेकिन जिस तरीके से एस्केलेशन हो रहा है और जिस तरीके से डीप स्टेट अमेरिका में मैनिपुलेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को, तो ये गहरा होता जा रहा है। चीन का सपोर्ट ईरान को और रूस का सपोर्ट भी ईरान को। तो इसमें जो है धीरे धीरे दूसरे देश भी इन्वॉल्व होते जा रहे हैं, whether they like it or not, because of this Netanyahu support from deep state। जो अमेरिका में डीप स्टेट है वो मान रहा है कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था रिजीम चेंज का अभी अचीव नहीं हुआ ईरान में, और जब तक ये अचीव नहीं करते न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेके, ये मेरे ख्याल से कशमकश दोनों के बीच में चलती रहेगी, और ये जो है दायरा जिसको कहते हैं ऑर्बिट, एक्सपैंड लेकिन धीरे धीरे होता जाएगा। आशा, अभी मैं पढ़ रही थी कि चाइना ने भी तेल अवीव और तेहरान दोनों को कहा है कि भाई अपने
बीच के जो टेंशन्स हैं आप उसको प्लीज थोड़ा सा कूल डाउन करिए। चाइना का ये स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण है व्हेन यू लुक एट थिंग्स इन कॉन्टेक्स्ट विद व्हाट अमेरिका हैज बीन सेइंग? तो क्या अब दोनों मध्यस्थता करने की कोशिश करेंगे या फिर दोनों के बीच में अब एक कंपटीशन या होड़ सी लगेगी कि भाई चाइना के कहने पर इसराइल पीछे हटता है या ईरान पीछे हटता है या ट्रम्प के कहने पर ये चीजें होती है? इसको कैसे देखें चाइना का ये बात कहना कि भाई प्लीज कूल डाउन योर टेंशंस? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। कल भी मैं चाइना के यूएन एम्बेसडर का स्टेटमेंट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि ये इज़राइल बहुत बड़ा बहुत बड़ी गलती किया है इज़राइल ईरान को बॉम्ब करके और उनके न्यूक्लियर ठिकानों को नष्ट करने का जो ये इरादा रखता है। तो ये पहली बार चाइना के एम्बेसडर उन्होंने कहा पब्लिक को प्रेस स्टेटमेंट। दूसरा जो आपने बताया ज़िक्र वो मैंने भी देखा है। उससे ये पता चलता है कि जो जो अब ईरान में हो रहा है, वो कह रहे हैं कि ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे डायरेक्ट असर हो रहा है। नेशनल सिक्योरिटी का मतलब गंभीर स्थिति पर पैदा हो सकती है क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में ईरान का तेल और गैस चीन को आता है। अगर ये मेजर सप्लाई बंद हो गया, तो चाइना चुप नहीं बैठने वाला है। और दूसरी बात यह है कि ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव खतरे में होगा अगर ईरान की रजीम गिर जाती है तेहरान में। तो चाइना जो है काफी सीरियसली देख रहा है कि ये अमेरिका इजराइल जो कर रहा है हमारे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ कर रहा है और उसका एजेंडा जो है सिर्फ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन नहीं है, कुछ और ज्यादा है। चीन के खिलाफ ये साजिश मान के वो चल रहे हैं। हालांकि नेतन्याहू मानेगा नहीं चीन की धमकी या बात या अमेरिका के डीप स्टेट भी नहीं मानेंगे क्योंकि उनकी दो दुश्मनी चीन से ही है। चीन मेन टारगेट है उनका जो न्यूक्लियर इशू को लेके इजराइल बमबारी कर रहा है या करवा रहा है हमारे डीप स्टेट। तो इसको नजरअंदाज करेंगे जैसा दूसरे इशू में भी डीप सपोर्ट स्टेट का वाला ये किया एंगल है हुआ। प्रोफेसर पाशा, क्या इसको अमेरिका सीरियसली नहीं ले रहा है या फिर ईरान इसको सीरियसली नहीं ले रहा होगा? ईरान भी तो इसको रेजिस्ट करेगा और ईरान को क्या पता नहीं होगा कि ऐसी ताकतें हैं जो आयतुल्लाह खोमेनी को खत्म करना चाह रही है, वहां की जो रेजीम है ईरान की उसको खत्म करना चाह रही है, तो ईरान भी प्रिपेयर्ड है। और क्या ईरान को डीप स्टेट का ये खेल समझ में नहीं आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए तो वो तैयारी करे हैं इतने सालों से कि अब वो केपेबल हैं इजराइल को अटैक करने का। और जो जो कुछ भी अमेरिका सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए तो वो अड्डों पे अमेरिका के अड्डों पे मारने की धमकी दे रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर ईरान अमेरिका को धमकी देता है या बरतानिया फ्रांस को धमकी देता है कि आप अगर हम पे जारी रखेंगे इजरायली हमला, तो आप अगर सपोर्ट करें तो हम आपको भी निशाना बनाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। ईरान जो अमेरिका को भी धमकी दे रहा है कि अगर आप इसमें शामिल होंगे तो आपको वो हम छोड़ेंगे नहीं। कि इजराइल को तो नंबर पे लिया है उन्होंने, अब डायरेक्ट अटैक किया है। तो अमेरिका को धमकी देने का मतलब है कि आपके जो अड्डे हैं हम उसको टारगेट कर सकते हैं और उनके पास क्षमता है और एक्यूरेट मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, नेवी से भी वो अटैक कर सकते हैं। और वहाँ के जहाज अमेरिका के जो हैं फिफ्थ फ्लीट के जहाज जो बहरीन में बेस्ड हैं, उनको उनको भी टारगेट करेंगे। अब तो हूती भी ओपनली मिल गए हैं उनके साथ, हम दोनों मिलके इजराइल पे बमबारी करेंगे बोल के। तो ये जो है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में हम धीरे धीरे शामिल हो रहेंगे। और एक ये नेतन्याहू जो है काफी खतरा हो गया है और एस्केलेशन बढ़ने की संभावना बढ़ रही है। तो अब ये आखिरी सवाल है सर मेरा कि ये कितना लंबा युद्ध चल सकता है क्या इसको लेकर? अब जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जब चला था, 4 दिन के अंदर किसी को उम्मीद नहीं थी कि चौथे दिन सीज फायर भी हो जाएगा। तो क्या उस तरीके का कोई सीज फायर की हम उम्मीद कर सकते हैं, चाहे वो चाइना के बेहस पर हो चाहे अमेरिका के बेहस पर हो? जी, संभावना तो है। अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है इसके पास इतने पावर्स हैं, इजराइल को फोर्स कर सकता है कि आपको किसी भी हालत में सीज फायर एक्सेप्ट करना है, ईरान पे बमबारी बंद करना है। अब बहुत हो गया, हम हथियार देना बंद कर रहे हैं बोल के।
और हम हमारे पे जो है दूसरे वर्ल्ड पावर्स का भी दबाव बढ़ता जा रहा है, चाहे रूस हो या चीन हो या यूरोपियन देश देश भी जो है वो काफी वरीड हैं गंभीर तरह से। और अमेरिका के दोस्त भी जो है, जो सऊदी अरब है, कतार है, बहरीन है, यूएई, ये तो डायरेक्टली अफेक्ट होंगे अमेरिकन बेसेस जो वहां हैं उनके जरिए। तो ये सब ओपनली प्लीड कर रहे हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट्स की, आप किसी भी तरह आप अपना पावर यूज करके ये जंग रोकिए बोल के। लेकिन जैसा कि मैं कहा, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट कैसा बने? ये यहूदी सपोर्ट से बने। ये इलॉन मस्क 300 मिलियन डॉलर का सपोर्ट दिया, एपेक $100 मिलियन का सपोर्ट दिया। जो वेल्थी ज्यूज हैं वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स देके इनको प्रेसिडेंट बनाए। तो ये प्रेसिडेंट ऑब्लाइज्ड हैं ये जूइश लॉबी को और दूसरे ग्रुप्स को कि सपोर्ट करें आप इसराइल को, नेतन्याहू को। ये बहुत बड़े ट्रैप में फंस गए हैं। हालांकि वो पर्सनली चाहते हैं कि अमेरिका किसी भी जंग में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन जिस तरीके से उनके आसपास लोग घिरे हुए हैं जो सपोर्ट किए उनको, तो वो मजबूरन उन पे निर्भर होके ऑब्लाइज कर रहे हैं। उनको ग्रेटफुल होना अब उनकी मजबूरी बन गई है। तो देखते हैं कि वो कितने ताकतवर हैं, इन ग्रुप्स को नजरअंदाज करके सीज फायर लेते हैं या कुछ पुतिन के साथ डील करके गिव एंड टेक ईरान के साथ करते हैं, या अगर इम्पोज करे सीज फायर, क्या वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बने रहेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है आगे चल के। लेकिन जो बात, एक आखिरी सवाल बस चलते चलते, क्योंकि आपने डीप स्टेट के बारे में मेंशन किया, कम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि ये डीप स्टेट का ही खेल है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच ये युद्ध छिड़ा हुआ है। जी, ये बहुत सही फरमाया आपने। डीप स्टेट का एजेंडा जो यूक्रेन में था वो सक्सेस नहीं हुआ। अब दूसरे तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं इजराइल के जरिए, ईरान पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के जरिए ईरान को तहस-नहस करके, रेजिम चेंज करके, ईरान को कंट्रोल करके रशिया और ईरान को अलग-थलग करना चाहते हैं। और यूक्रेन के जरिए भी जारी रखेंगे वो, लेकिन ईरान को कंट्रोल करके उनका निशाना जो है डायरेक्ट चीन पे निशाना है। चीन उनका मेन टारगेट बन गया है। चीन को किसी भी तरह वो गैस और बिल्कुल। ऑयल ईरान से रोकना चाहते हैं। और वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी अगर ईरान के आयतुल्ला रेजिम को हटा देते हैं और चीन को ऑयल गैस बंद करते हैं। जी। चलिए, तो देखना होगा, लेकिन बहुत ही चिंताजनक हालात इस समय ईरान और इजराइल के बीच में है। क्या ये युद्ध जारी रहेगा या फिर उसको मध्यस्थता से रोका जा सकता है? सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन जो जान माल का खतरा और जिस तरीके से लोगों की जानें जा रही हैं, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तबाही दोनों तरफ से, इजराइल और ईरान दोनों में तबाही कितनी इस समय मची हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पाशा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।